नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर 1000 क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, 1000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। यह 1000 प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आपके अपने चैनल पर लाए हैं। तो कृपया वीडियो में बने रहिएगा। यह सेट 2 है। एक सेट में हम लोग 15 क्वेश्चंस करते हैं, उसका डिटेल में हम लोग इन्फॉर्मेशन जानते हैं और इसी प्रकार हम लोग बहुत सारे सेट करेंगे। जब 1000 क्वेश्चंस पूरा हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। तभी सेट 2 हम लोग हैं, सेट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिप्रपथ पुलिस थाना जो संसार का सर्वोत्तम माना गया है, एक सिप्रपथ पुलिस थाना है जो संसार का सबसे सर्वोत्तम माना गया है, वह कहाँ है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जयपुर में। जयपुर इसका सही जवाब है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इसका जो स्थापना बरस है दोस्तों 1983 है। 1983 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा जो है मैत्री नाम से अनुसंधान केंद्र बनाया गया, जिसकी स्थापना 1988 में हुआ। और तीसरा भारती नामक जो अनुसंधान स्टेशन है उसका स्थापना हो रहा है। तो मैं इससे आपको रिलेटेड न्यूज़ बताया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटियाला। और पटियाला कहाँ है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर बने निकाय का नाम बताइए। तो 5वां का आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। मानवाधिकार परिषद हो जाएगा। चलिए हम अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार मानव अधिकारों की सर्वव्यापी घोषणा 10 दिसंबर 1948 को मतलब इसका जो ये डेट है दोस्तों, वो 10 दिसंबर 1948 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। और उसके बाद महासभा में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 20 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्च आयोग बनाया गया और मानवाधिकार उच्च आयुक्त का पद सृजित किया गया। महासभा द्वारा 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद नाम निकाय को प्रतिस्थापित किया गया। कब? 15 मार्च 2006 को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ब्रिटेन। यह ब्रिटेन की शासन प्रणाली है। तब अब क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में यही है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति, वह चाहे क्यों न कितना भी बड़ा पद पर रहे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या खुद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही क्यों न रहे, उसे अपने निरंकुश इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि वह जो चाहे वह नहीं कर सकता है। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। मतलब विधि का शासन है, वहाँ सभी व्यक्तियों को समान अधिकार है। सभी नागरिक जो है समान है, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार है वो किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा।
अब हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां 300 अनुच्छेद 352 संसद के अधीन है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 ये याद रखने लायक है दोस्तों। हम लोग आपको रिवीजन भी करवाते चले जाएंगे और क्वेश्चंस भी कराते चले जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए, स्किप कहीं मत कीजिए। तो क्या है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है, जो किसके अधीन है, वो संसद के अधीन है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी बनता है, किसके अधीन है, संसद के अधीन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर जो 8 हम लोग का है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। तो हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अधिकतम संख्या कितनी है, 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। क्या है, राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने 12 सदस्य, राष्ट्रपति कितने 12 सदस्य को नामित करते हैं, तथा राज्य एवं संघ राज्यों के क्षेत्रों द्वारा 238 से अधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वाचित हो जाते हैं। मतलब कि राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83A, जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं, और नए सदस्य चुने जाते हैं अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग का है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है वो कितनी अवधि तक लागू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। 6 महीने इसका सही उत्तर है। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि क्या है, अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद कितना, 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यकता के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। मतलब ये क्या है दोस्तों, ये सीधे जान लीजिए कि 123 अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में यदि राष्ट्रपति संसद के सत्र में नहीं रहता है तो 6 महीने तक अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश 6 महीने के लिए ला सकता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो वित्त विधेयक द्वारा करती है। तो हम लोग जानते हैं, इससे अनुच्छेद रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद वगैरह हैं सबको एक बार देख लेते हैं। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार वित्त विधेयक के द्वारा करती है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिसे बजट सामान्य बजट के नाम से भी संबोधित किया जाता है, तथा इसमें 1 वर्ष वित्तीय 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय दर्शाया जाता है। मतलब कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जितने भी वित्त खर्चे हुए हैं वो दर्शाया जाता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। ये अनुच्छेद 112 याद रखने लायक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है किसके द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा भारत की संचित निधि को, भारत की संचित निधि के द्वारा। हम लोग अब इससे रिलेटेड देखते हैं कि क्या बोलता है, अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय मतलब खर्चा, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, फेडरल न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च
न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, नियंत्रण महालेख परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय की तुष्टि हेतु अपेक्षित राशियां तथा अन्य कोई व्यय जो संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए। यह स्पष्ट पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय इसमें सम्मानित नहीं है। मतलब क्या बोल रहा है कि जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट हो, उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, उनका वेतन भत्ते की जानकारी कौन करता है? तो भारत की संचित निधि करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भारत का योजना आयोग है। तो भारत का योजना क्या है? एक असंबंधित निकाय है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाने की घोषणा की। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और एक बात जानते हैं दोस्तों, इसका जो 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था, असंवैधानिक निकाय 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया। तो हम लोग जानते हैं कि कब बनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया। हम लोग कोई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के 40वें अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई थी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समाजवाद। निम्न में से कौन भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? तो समाजवाद भारत में नहीं है। सांप्रदायिकवाद है, प्रादेशिकता है और जातीयता है, ये तीनों है, परंतु समाजवाद नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप टॉप 1000 क्वेश्चंस में से भी एक भी क्वेश्चन न छोड़ें। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को न छोड़ें। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक की तरह इसे लें और रोज़ समय निकाल कर पूरी वीडियो को देखें। मन न लग रहे तो स्किप कर दें, परंतु पूरी वीडियो को देखें। और ऐसी अब आने वाले समय में मैं अपने चैनल पर जीके ट्रिक्स की लेकर आ रहा हूं, जिससे आपको जीके को याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इसीलिए जय हिंद, जय भारत।